देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास ये सारे क्वेश्चन अभी तक हम लोग कंप्लीट किए। इलास्ट्रेशन 2, 3, 4 एंड 5। इलास्ट्रेशन 6 मैंने होमवर्क दिया था, वो वहीं से स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन 6। Following is the trial balance of Delta Limited as on 31st March 2002। अब ये ट्रायल बैलेंस दे दिया है। लैंड एट कॉस्ट, कॉल्स इन एरियर, कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज। तो अब ये कौन सा चीज कहा जाता है? जैसे कि लैंड एट कॉस्ट ये पीपीई में जाएगा, ये फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर हम लोग का शेयर कैपिटल में एडजस्ट होना चाहिए। प्लांट एंड कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, ये भी हम लोग का पीपी में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल हेड में ही होता है। इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस के अंडर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व सरप्लस के अंडर। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सरप्लस। सेल्स जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। फिर कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एडजस्टेड परचेज जो है वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आ जाएगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन अदर एक्सपेंस, सेलिंग भी अदर, डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। ट्रेड पेबल के अंडर आता है प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। ये हम लोग का जो पीपी है वहां पर एडजस्ट करके दिखाएंगे। सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, इन्होंने अपने हिसाब से जो भी कम हुआ है तो वो 10 लिख के टैली कर दिया है। अच्छा, तो अब हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा? इसका नीचे इंफॉर्मेशन होगा कि सस्पेंस अकाउंट क्यों आया था, और इसमें जरूर इंफॉर्मेशन रहेगा जो कि 4th पॉइंट में शो हो रहा है। बाकी यहाँ पढ़ लेते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल 80,000 शेयर्स ऑफ 10 each, तो ये हमें शो करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स फंड में कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है। कंपनी रिवैल्यूड द लैंड एट 9,60,000, तो अपवर्ड रिवैल्यूशन है कि डाउनवर्ड, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग का रिवैल्यूशन रिजर्व में अमाउंट आएगा कि फिर पीएल में आएगा। अगर लॉस होता है तो पीएल में जाता है, अगर प्रॉफिट होता है तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है क्रेडिट होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड शेयर ऑफ 50,000 इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना शेयर कैपिटल अदर देन कैश के लिए इशू किया गया है। सस्पेंस अकाउंट ये आ गया। 10,000 रिप्रेजेंट कैश रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीन ऑन 1/4/2001। द कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज 24,000 एंड द accumulated depreciation thereon being 20,000। सेल, अच्छा कैश रिसिप्ट है, ये वाला कैश रिसिप्ट है मशीन सोल्ड आउट करके। कॉस्ट जो है 24,000 जो मशीन सोल्ड आउट हुआ, उस पे अब तक का एक्यूमुलेटेड मींस परचेज डेट से लेके जब सेल हो रहा है तब तक का डिप्रिशिएशन। तो बुक वैल्यू एसेट का 4,000 जो 10,000 में सोल्ड आउट हुआ, तो प्रॉफिट हो रहा है 6,000। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ये अदर इनकम में जाएगा। द बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। और बोल रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में जो मशीन दिया हुआ है, मशीन का वैल्यू, उसमें ये प्लांट एंड मशीनरी जो सोल्ड आउट हुआ है उसका एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो करना पड़ेगा। डिप्रिशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% ऑन कॉस्ट। बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 5,000 विथ एबीसी बैंक लिमिटेड। ये सब भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कौन से बैंक, जो शेड्यूल बैंक है उसमें कितना अमाउंट है, नॉन शेड्यूल वाले में कितना है। मेक प्रोविजन, इनकम टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करना है। ट्रेड रिसीवेबल 50,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 months, ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेल्टा लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31st March एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो दोनों चीज बनाने के लिए बोला है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। तो पहले पीएल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। लिखना है यहाँ पर डेल्टा लिमिटेड, डेल्टा लिमिटेड, डेल्टा लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ
profit and loss account for the year ended 31st March 2002. Particulars, note number, note amount. सबसे पहले होता है, ये फॉर्मेट है, हमें इसको याद कर लेना होता है, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कैसे करके फॉर्मेट याद रखना है वो मैंने फर्स्ट क्लास में करवाया है, वो एक बार देख लेने से बेटर होगा। मैम फॉर्मेट फॉर्मेट आता है मैम मेरे को। अच्छा, आता है, ठीक है, तब तो ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, और ये हो जाएगा CPCEFDO, CPCEFDO। यहाँ पर टोटल इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, inventories means WIP, finished goods, employee benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization, other expense, total expense, profit before tax, A minus B, less provision for taxation, profit after tax. Balance sheet as on 31st of March 2002. Particulars. Equity and liability. Shareholders fund, शॉर्ट में लिख रहा है शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। फिर सेकंड नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग दिखा मुझे तो वो लिख दिया, और तो कुछ
मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल। लॉन्ग टर्म बोरिंग ही मुझे याद आ रहा है, वही था। थोड़ा जगह बचा के रख लेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो लिख देंगे। करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल था, और टैक्स क्योंकि 30% बोला है तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ, मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट, एसेट, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में पीपी था, कुछ इंटेंजिबल तो था नहीं। करेंट एसेट, इन्वेंट्री था, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही था, और ट्रेड रिसीवेबल था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1। अच्छा, सबसे पहले नोट इस चीज का बनेगा, तो जैसे ट्रायल बैलेंस में डिटेल से उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले मिल रहा है मुझे लैंड एट कॉस्ट, तो फिर हम उसमें पीपीई, पीपी का नोट बनाएंगे। पीपीई। हाँ मैम। हाँ बोलो। मैम एक छोटा सा डाउट था। लाइक ये नोट्स टू अकाउंट में लाइक फर्स्ट में तो ऑथराइज कैपिटल जाते हैं ना, लाइक कि ऑन लाइक वो कर सकते हैं हम लोग। हाँ लाइक इसमें इसलिए हाँ वो सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं है कि ऑथराइज्ड कैपिटल ही हमें लिखना पड़ेगा। हम लोग ट्रायल बैलेंस के हिसाब से चलेंगे, उस हिसाब से नोट जैसा जैसा बनेगा वैसा पुट करके जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे ऑथराइज्ड कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके तो ओके ये मैम। सीक्वेंस में चल सकते हैं। ओके। ठीक है, लैंड, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट में दिख रहा है 800, तो कॉस्ट जो है ये ग्रॉस वैल्यू 800। अच्छा, ये सब इन 1000 है, जिसमें से ये 800 और इसमें 1000, तो 800 है, तो 800 ही हम लिख रहे हैं फिलहाल। अच्छा, फिर अब जैसा जैसा इंफॉर्मेशन है वैसा हम लोग चलेंगे। अब आ रहा है कॉल्सिन एरियर, तो कॉल्सिन एरियर क्योंकि शेयर कैपिटल का पार्ट होगा, और पीपी में हम लोग का लैंड के अलावा एक प्लांट मशीनरी भी था, बीका भी था, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। तो एग्जाम में तो हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे कि ये इस पे जो है एडजस्टमेंट है, तो थोड़ा जगह रख के हम लोग नेक्स्ट वाला जो है नोट में जाएंगे। तो नेक्स्ट जो नोट के लिए पॉइंट है वो शेयर कैपिटल को रिलेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें भी पूरा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिला, सिर्फ कॉल्सिन एरियर। तो कॉल्सिन एरियर तो एकदम एंड में जाके हमें दिखाना पड़ेगा कि कॉल्सिन एरियर इतना हो रहा है, ठीक है। तो वो भी ठीक ठाक जगह रख के यहाँ पर लेस कर देते हैं, कॉल्स इन एरियर, कॉल्सिन एरियर 5। ठीक ठाक जगह रख दिया ताकि बाकी चीज हम लोग लिख पाए। फिर नेक्स्ट जो नोट है वो किस चीज का बन सकता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि कैश इन हैंड है। तो नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इन हैंड 2, और कुछ आएगा तो लिखना पड़ेगा, जगह रख लेंगे। फिर प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी इसका मतलब पीपीई में लिखना पड़ेगा, तो प्लांट एंड मशीनरी ये कॉस्ट में है 824, तो यहाँ पर आ जाएंगे, फिर से शॉर्ट में लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट 824। अच्छा, फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का खुद का
ट्रेड रिसीवेबल नाम से ही हेड होता है, तो इसका नोट नहीं बना के डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल में हम लोग अमाउंट लिख सकते हैं। बट एक पॉइंट यहाँ पर था, हमें नोट बनाना जरूरी है। यहाँ पर बोला था कि ट्रेड रिसीवेबल जो है 50,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो ऐसा अगर बोल देता है तो फिर हमें वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो डिस्क्लोज के लिए नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर वो पॉइंट नहीं बोलता तो फिर हमें ये ट्रेड रिसीवेबल पे नोट बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो नोट नंबर 4, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखना पड़ेगा मोर देन 6 मंथ्स के लिए ड्यू है। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल है 120, ट्रेड रिसीवेबल 120 ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा। ये आ, कहाँ गया ये, ट्रेड रिसीवेबल 50,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो 50,000 अलग करना पड़ेगा। ठीक है। तो 50,000, तो 50,000 मीन्स 50, ये 120 के पीछे 3 जीरो है, तो 50,000 मीन्स 50, और ये तो फिर इसका मतलब डिफरेंस बाइफर्केशन कितने का हो जाएगा, 70 और 50 का। तो 50,000 जो है मोर देन 6 मंथ्स के लिए ड्यू है, तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल 70,000 और ट्रेड रिसीवेबल 50,000, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ऐसे करके टोटल 1,20,000। लेकिन यहाँ पर ना हम लोग जीरो लिख, जीरो के साथ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग बाकी सारा क्वेश्चन तो 3 जीरो हटा के कर रहे हैं ना, तो फिर बिना 3 जीरो के ही करना पड़ेगा। तो ट्रेड रिसीवेबल 120 है, तो ये 120 आना चाहिए, मतलब ये 70/50 होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 120। तो नोट नंबर 4 में 120 ऐसे है। इस तरीके से होता, ये बाद में दिखाने से भी होता, एक एक करके पहले ट्रायल बैलेंस का लिख लेंगे, उसके बाद ही दिखाएंगे, बट ये मुझे याद आ गया जो मैंने कर लिया। फिर उसके बाद है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री 96। तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसका हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि इसका कोई नोट बनाने का जरूरत नहीं, इस पे कोई एडजस्टमेंट था भी नहीं। तो इन्वेंट्री यहाँ पर 96। अच्छा, फिर इधर आते हैं, इस तरीके से जा रहा है एक साइड से कैश एट बैंक, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 28। एडजस्टेड परचेज मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पर 400। एडजस्टेड परचेज मीन्स इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ परचेज प्लस क्लोजिंग माइनस जो है, मतलब बेसिकली ये COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, वही होता है एडजस्टेड परचेज। परचेज में एडजस्ट हुआ है, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक होके ही दिया हुआ है। फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, तो ये तीन हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस। तो इसके बाद अदर एक्सपेंसेस का नोट बनेगा, नोट 5, अदर एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। 80, 45, 25। डिवेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट 30।
नाउ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का पहले ही जगह बना हुआ है, वहीं पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल इक्विटी है सिर्फ, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड लिखना पड़ता है, ऑथराइज्ड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो वहां से देख के लिख लेंगे। ठीक है, ऑथराइज्ड कितना, फिर इशूड सब्सक्राइब्ड एंड called up, issued, subscribed, called up and paid up, called up and paid up share capital. 500 divided by 10, number of shares 50, then 1000, तो 50,000, 50,000 equity share at the rate of 10, 50,000 equity share at the rate of 10 each, 500। इसमें एक डिस्क्लोजर भी देना है कि अदर देन कैश कितना इशू हुआ है, तो उसके लिए ये इतने जगह पे हो जाएगा, जब वो पॉइंट आएगा तो लिख लेंगे। फिर 10% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 8, लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% 300, 10% डिवेंचर 300, जनरल रिजर्व पीएल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस, नोट 9, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व 150, पीएल 75, previous year 75, securities premium 40, sales 1200, मतलब revenue from operation, trade payable 30, trade payable head में आ जाएगा 30, provision for depreciation, provision for depreciation जो है ये पीपी में हम लोग लिखेंगे, पीपी यहाँ पर है, depreciation, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ये प्लांट एंड मशीनरी के लिए होगा, क्योंकि लैंड पे कभी डिप्रिसिएशन लगता है नहीं। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 150। प्रोविजन मीन्स स्टार्टिंग डे से, जब से डिप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हुआ तब से लेके जब तक ये मशीन हमारे साथ रहेगा, या फिर अप टू द डेट ऑफ सोल्ड आउट, तब तक ये हमारा इतना डिप्रिसिएशन है, तो ये टोटल बोल रखा है। तो प्रोविजन मीन्स एक्यूमुलेटेड, स्टार्टिंग से लेके अब तक पूरा सारा डिप्रिसिएशन। सस्पेंस अकाउंट का तो क्या करना है वो बता दिया है नीचे, क्यों सस्पेंस आया था, क्योंकि वो जो है उन्होंने गलत किया था कि कैश रिसिप्ट उसका एंट्री नहीं किया था। ऑथराइज शेयर कैपिटल 80,000 10, ऑथराइज शेयर कैपिटल 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10, तो 80,000 इंटू 10, 8 लाख, 8 लाख डिवाइडेड 8 लाख, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1000, 8 लाख डिवाइडेड बाई 1000 यानी 800, क्लोज, डिस्क्लोज हो गया। कंपनी रिवैल्यूड द लैंड एट 9,60,000, तो 960 होगा, 30 एलिमिनेट करके, तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन के साथ एप्रिशिएशन को भी लगा लेते हैं। एप्रिशिएशन, लैंड का एप्रिशिएशन कितना हुआ है 160, बिकॉज 800 और ये 960, तो 160 एप्रिशिएशन, नेट वैल्यू 960। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड्स शेयर्स ऑफ 50,000 इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आउट ऑफ द एबव,
out of the above 50,000 at the rate of 10 issued for other than cash. डिस्क्लोज हो गया। कॉल सीनेरियर ये थोड़ा सा इधर हटा के लिखना पड़ेगा। कॉल सीनेरियर यहाँ पर 5 था तो माइनस करने से, और शायद इस पे कुछ है नहीं एडजस्टमेंट, तो ये हम लोग का आ जाएगा 495। तो नोट नंबर 2 495। Suspense account 10,000 represent cash receipt from sale of some of the machine on 1/4/2001. The cost of the machine 24,000 and accumulated depreciation 20,000. The balance of plant and machinery given in trial balance is before adjustment of sale of machinery. ऐसा सेम एडजस्टमेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास भी किया था, सेम यही डेटा बोला था, सॉरी यही सारा चीज एडजस्टमेंट बोला था, बस अमाउंट अलग था। तो इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा? 10,000 कैश रिसिप्ट हुआ है, 24,000 का कॉस्ट जो मशीन का था उसको बेच के, बट उस पे डिप्रिशिएशन लग चुका था 20,000। तो अगर हम लोग एडजस्टमेंट में इसे दिखाना चाहे तो पहला बात है कि 824 में से कितने रुपए का मशीन चला जाएगा? 24, क्योंकि ये भी कॉस्ट में है और जो मशीन सोल्ड आउट हुआ उसका कॉस्ट भी 24। तो जो कॉस्ट मशीन बच रहा है उसका कॉस्ट ये प्लांट एंड मशीनरी रिमेनिंग जो है। अच्छा 150 जो है 824 का डिप्रिशिएशन था। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन मेथड में क्या होता है कि जो मशीन बिक जाएगा उसका डिप्रिशिएशन हमें एलिमिनेट कर देना है, बिकॉज प्रोविजन अकाउंट में ही होल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन होल प्लांट एंड मशीनरी का होगा। मतलब 824 अमाउंट का जो प्लांट एंड मशीनरी है उस पे टोटल 150 डिप्रिशिएशन है, जिसमें से 24 का मशीन जैसे अलग हो रहा है ना, इसमें से कॉस्ट अलग हो रहा है, बिकॉज पता करने के लिए अब कितना मशीन बचा हुआ है, सेम तरीके से डेप्रिशिएशन भी हट जाता है। तो 20,000 यानी डेप्रिशिएशन यहाँ से 20 हट जाएगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो मशीन बिक गया उसके बाद मतलब उसका डेप्रिशिएशन हटाने के बाद और कितना डेप्रिशिएशन एक्यूमुलेटेड होके रहेगा। तो वो हो गया 130, और अभी जो मशीन पड़ा हुआ है 800 का, उस पे कितना डेप्रिशिएशन लगेगा वो ऐड ऑन हो जाएगा। तो डेप्रिशिएशन 10% ऑन कॉस्ट होना चाहिए। तो कॉस्ट 800, 800 पे 10% 80, तो टोटल डेप्रिशिएशन हो जाएगा 210 एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, बट डेप्रिशिएशन फॉर करेंट ईयर 80। ठीक है, डेप्रिशिएशन फॉर करेंट ईयर 80 हो जाएगा। यहाँ नेट वैल्यू हो जाएगा 800 माइनस 210, 590। 800 माइनस 210 590, टोटल करने से 1550 पीपीई 1550 1550। एंड डेप्रिशिएशन उसका एक जो है बना लेते हैं नोट, नोट नंबर 10। depreciation and amortization। depreciation करेंट ईयर का जो पीएल में जाएगा 80 80, और तो कुछ आएगा नहीं, तो 80 नोट नंबर 10 depreciation and amortization 80। और जो एप्रिसिएशन हुआ 160 वो रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व 160, रिवैल्यूएशन हुआ है 160। अच्छा फिर डेप्रिसिएशन हो गया। बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 5,000 विथ एबीसी बैंक लिमिटेड विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक। तो बैंक ये तो मैंने दिखा दिया, इसको ठीक करना पड़ेगा। कैश एट बैंक,
कैश एट बैंक 5,000 विथ एबीसी बैंक लिमिटेड, जो कि शेड्यूल बैंक नहीं है, तो 5,000 हटाना पड़ेगा। 28,000 से 5,000 हटा देते हैं। 23,000। तो 23 और 5 अलग अलग डिस्क्लोज होगा। 23 शेड्यूल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक। बैंक बैलेंस, बैलेंस विथ एबीसी बैंक लिमिटेड, बैलेंस विथ एबीसी बैंक लिमिटेड 5,000। इधर लिख देते, जगह नहीं है, नॉट शेड्यूल्ड बैंक। टोटल 30। नोट नंबर 3। ट्रेड रिसीवेबल का नोट हो गया है। अच्छा, टैक्स का प्रोविजन 30%। वो तो कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा टैक्स का प्रोविजन कितना हुआ। अच्छा, अदर इनकम का भी नोट बनना चाहिए। नोट 11, अदर इनकम, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन profit on sale of machine, profit on sale of machine, cost 24 less depreciation 24, sold out value था 10। नेक्स्ट पेज में करते हैं। प्रॉफिट 6, 11, 6। अच्छा, मेटेरियल कंज्यूम था नहीं इस क्वेश्चन में। चेंजेस इन इन्वेंट्री भी नहीं था। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं था। फाइनेंस कॉस्ट ये है, फाइनेंस कॉस्ट ये है। अब एक एक करके हम लोग क्लोज करते हुए लिखना स्टार्ट करते हैं। पीपीई, पीपीई 1550 नोट नंबर 1। अच्छा, ऑलरेडी लिखा है। शेयर कैपिटल 490, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30, ट्रेड रिसीवेबल 120, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 150, अदर एक्सपेंसेस 150, नोट नंबर 5। अदर एक्सपेंसेस डिवेंचर इंटरेस्ट 30, और 30 ही होगा। 300 पे 10% 30 होता है, तो कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो ये वाला डायरेक्ट नोट नंबर 6, फाइनेंस कॉस्ट 30। अच्छा, टोटल इनकम 1206, टोटल एक्सपेंसेस 400, 500, 500, 80, 160, 660। 546, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 30% बोला है करने के लिए, तो 30%।
163.80, 382.2. Provision for tax 163.8. अच्छा, अब फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया, फिर से नोट्स में आते हैं। नोट नंबर 1 लिख लिया है, 2 क्लोज कर लिया तो लिख लिया, 3 भी डन है, 4 5 6 7 लॉन्ग टर्म बोरिंग 300। नोट नंबर 8। नोट नंबर 8। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का एक नोट होना चाहिए। अच्छा, एक बार क्लोज कर लेते हैं। 9 जो है उसमें प्रॉफिट निकलेगा, करेंट ईयर का प्रॉफिट ऐड होगा। पीएल ये ऊपर लिख देते हैं, करेंट ईयर प्रॉफिट, करेंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 382.20। टोटल करना पड़ेगा 382.20 और टोटल करना पड़ेगा। थ्री 382.2 150 75 40 plus 160 807.2। नोट 9 रिजर्व सरप्लस 807.2। लॉन्ग टर्म बोरिंग ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका नोट बनना चाहिए। ठीक है, ये बना लेंगे। टैक्स वाला होगा रिजर्व सरप्लस, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन डन, अदर इनकम ये भी हो गया। तो नोट नंबर 11, नोट नंबर 12 शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन 163.80। 163.80 नोट नंबर 12। 160 163.80 टोटल 807.2 plus 495 plus 300 plus 30 plus 163.80 1796 minus 1550 96 150 मैच हो गया 1796। ठीक है, तो ये वाला हो गया। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मार्क्स भी इसमें काफी होता है, तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो बहुत सारा चीज शॉर्टकट में लिख दिया, लाइक SHF शेयर होल्डर्स फंड ये, लेकिन एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना पूरा। तो अच्छा, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। On 31st March 2001, Bose and Sen Limited provides to you the following ledger balances after preparing the profit and loss account। तो PL बन गया है, हमें सर बैलेंस शीट बनाने बोलेगा। क्रेडिट बैलेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन,
हाइपोथिकेशन बाय प्लांट एंड मशीनरी रीपेबल विद इन 1 ईयर, लोन मतलब विद इन 1 ईयर तो ये समझ लेना है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग है कि शॉर्ट टर्म, तो विद इन 1 ईयर तो शॉर्ट टर्म बोरिंग है। लोन्स अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म, सन्ड्री क्रेडिटर ये है 8,47,000, सन्ड्री क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस 14 लाख, पेबल विद इन 6 months, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर taxation, debit balance, calls in area, land building, plant machinery, furniture, fixture, inventories, finished goods, raw material, trade receivable, advance, cash in hand, balance with bank, preliminary expense, patent and trademark. The following additional information is also provided in respect of the above balance. You are required to give previous year figures, not required to give previous year figures. Actually ये इसीलिए बोला है क्योंकि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में रहता है अमाउंट कॉलम, दो अमाउंट कॉलम होता है, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, तो बोल रहा है कि कोई जरूरत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31st March 2001 एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो शेड्यूल 3 हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट as on 31st March 2001 equity and liability, shareholders fund, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये कॉमन होता है सभी में तो लिख दिया। नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग तो था जितना मुझे याद आ रहा है, और तो कुछ पता नहीं। करेंट लाइबिलिटी जगह रख दिया, एक दो कुछ अगर यहाँ आए तो लिख देंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो याद आ रहा है तो इसीलिए जगह रख लिया। और करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, पीपीई, करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, अब मोटा मोटी जो भी इंफॉर्मेशन होता है कॉमन और पढ़ के जो भी याद आए उसके हिसाब से लिख लिया है, ठीक है। अब बाकी देखते हैं। तो सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड जो भी मिलेगा इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो ये इशूड सब्सक्राइब वाला ही हम लोग फिर ऑथराइज्ड मान के ये लिख देते हैं। तो जगह बचा के रख दिया है ऑथराइज्ड लिखने के लिए।
अच्छा, इसके बाद issued, subscribed and paid up. Issued, subscribed and called up. पेड अप जो आंसर आता है उसको पेड अप बोलते हैं, वैसे भी लिखा जा सकता है। 70 लाख तो डिवाइडेड बाय 10, 7 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each. अच्छा, इसमें बीच का मैंने यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं पड़ा है, वो एक बार गो थ्रू कर लेते तो समझ में आ जाएगा क्या क्या एडजस्टमेंट है। एक तो बोला है कि 4,20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर पर एलोटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब शेयर इशू हुआ है बट नॉट फॉर कैश, फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर बोला है। ट्रेड रिसीवेबल ड्यू फॉर मोर देन 6 months डिस्क्लोज करना पड़ेगा। शेड्यूल बैंक, नॉट शेड्यूल बैंक का अमाउंट दिखाना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख फ्रॉम ए बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम द रिलेटेड पार्टीज। Entire amount of preliminary expenses to be written off by adjusting from opening balance of general reserve. preliminary expenses को write off करना पड़ेगा general reserve के opening balance से, ठीक है। तो वो पढ़ा नहीं था तो एक बार मैंने रीड कर लिया। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर का जो नोट बनेगा उसमें मुझे जगह रखना पड़ेगा ये बताने के लिए कि कितना शेयर जो है फॉर लैंड एंड बिल्डिंग इशू हुआ है, ठीक है। तो उतना जगह छोड़ दिया। उसके बाद है जनरल रिजर्व, तो नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व 15,49,100। लोन जो है लोन फ्रॉम ये बोला है, तो फिर इसमें थोड़ा जगह रखेंगे। यहाँ से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ होगा, और जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंट ईयर का अगर कुछ बैलेंस मिले प्रीवियस का वो लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा जगह रखते हुए नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग। यहाँ पर बोला है लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन रीपेबल विद इन 1 year, तो ये तो फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग 2 लाख वाला, मतलब 10,50,000 में से 2 लाख शॉर्ट टर्म बोरिंग होगा। अच्छा, दोनों मिक्स्ड अप है, एक्चुअली दोनों मिक्स्ड अप है, कोई सा भी पहले हम लोग बना सकते हैं। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन टोटल 10,50,000 सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रीपेबल विद इन 1 year, ओनली अमाउंट 2 लाख। देन 8,50,000 लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा, तो पहले उसका नोट बना लेते हैं, ठीक है। 8,50,000, तो ये सिक्योर्ड लोन हो गया। हाइपोथिकेशन का मतलब सिक्योर्ड लोन, तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्योर्ड। टर्म लोन बोलते हैं ऐसे लोन को, टर्म लोन, बिकॉज एक टर्म टाइम पीरियड के लिए लिया गया। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 10,50,000 secured by hypothecation of plant and machinery, 8,50,000 ये आ गया। और बाकी अमाउंट जो है अच्छा, लोन अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म, ये नीचे ही मिल गया तो इसको भी लिख लेते हैं अनसिक्योर्ड, इसमें आ जाएगा अनसिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड इतना, अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग में 8,47,000। अब इसका बाइफर्केशन है, नीचे बोल रखा है, ठीक है, तो इसीलिए जगह बचा देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद नोट नंबर 4 बना लेते हैं।
जो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग का बन जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग, क्योंकि यहाँ पर ये 2 लाख शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग 2 लाख है, तो इसमें लिख देते हैं करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग लोन इंस्टॉलमेंट रीपेबल विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर जो रीपेबल है वो है 2 लाख। तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया। मींस करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर जो करंट मैच्योरिटीज है, मतलब विद इन 1 ईयर लोन इंस्टॉलमेंट जो कि रीपेबल हो जाएगा विद इन 1 ईयर, ऐसे लिख सकते हैं, या सिंपल लिख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरिंग लोन 2 लाख, ऐसे भी लिखने से हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद लोन अनसिक्योर्ड, ये तो लिख लिया क्योंकि मुझे नीचे ही दिख गया था। सन्ड्री क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस, तो सन्ड्री क्रेडिटर पेबल विद इन 6 मंथ्स, तो ये हमारा ट्रेड पेबल हो जाएगा। तो नोट नंबर ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस पेबल विद इन 6 मंथ्स। ₹14 लाख। नोट नंबर 6 प्रॉफिट एंड लॉस मतलब रिजर्व सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस 7 लाख। अच्छा, रिजर्व सरप्लस शायद बनाया था। हाँ, 7 लाख। Profit and loss 7 lakh. Provision for taxation 8,16,900. Short term provision. Short term provision. Short term provision. Provision for taxation 8,16,900. शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन शायद मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, जगह रखा है, बन जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा, कॉल्स इन एरियर, ये इक्विटी शेयर कैपिटल के वहां पर लेस हो जाए। कॉल्स इन एरियर 7,000। लैंड 14 लाख। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर पीपीई। नोट नंबर 7 पीपीई लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी 14 लाख 20 लाख 50। ये कॉस्ट है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, नीचे देखेंगे तो पता चल जाएगा। फर्नीचर फिक्सचर्स 3 लाख 50। ओ, प्लांट एंड मशीनरी तो लिखा ही नहीं। 36 लाख 75। फर्नीचर फिक्सचर फर्नीचर फिक्सचर 3 लाख 50। बाकी इसमें जो भी एडजस्टमेंट होगा वो लिखेंगे। नोट नंबर 8 नोट नंबर 8
Inventories, finished goods, raw material. ₹14 lakh, 3,50,000. ट्रेड रिसीवेबल, इसमें डिस्क्लोजर था तो इसका भी नोट बनेगा. ट्रेड रिसीवेबल. एडवांस, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नोट नंबर 10. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. Short term loans and advances, advance 298,900. Advance 298,900. Advance short term, ये नोट नंबर 10. अच्छा, नोट नंबर 11. कैश इन हैंड, बैलेंस विथ बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये नोट बना था. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इसमें डिस्क्लोजर भी चाहिए. कैश इन हैंड 2,10,000. कैश इन हैंड 2,10,000 और बैंक बैलेंस का शेड्यूल नॉट शेड्यूल बैंक है तो उसके लिए मैंने जगह रख दिया है. नोट नंबर 12. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये राइट ऑफ होना चाहिए जनरल रिजर्व से, ऐसा क्वेश्चन बोल रखा था. पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, तो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ये हम लोग का इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा. इंटेंजिबल एसेट. पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 4 lakh. पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 4 lakh. अच्छा, इंटेंजिबल एसेट का मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, वो बनाना पड़ेगा. इंटेंजिबल एसेट. अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं. 4,20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर वेर एलोकेटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर लिख देंगे. आउट ऑफ द अबव, $4,20,000 equity share have been issued for consideration other than cash. Consideration other than cash. ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कर दिया. और यहाँ पर ऑथराइज शेयर कैपिटल फिर कितना हो जाएगा, चाहिए पहले माइनस कर लेते. 70 लाख से 7,000 माइनस, तो 3,996, 69,93,000. और ऑथराइज्ड कितना हो जाएगा, ऑथराइज्ड जो टोटल है ये 7 लाख मैक्सिमम वही रहेगा. 7 लाख, जब कुछ नहीं पता तो ये इशूड वाला ही हो जाएगा. 7 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10. 69,93,000, नोट नंबर 1. 69,93,000. अच्छा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ये कॉस्ट दे दिया है. 28,49,000 ये सब कॉस्ट दे दिया है. ठीक है, तो फिर बिल्डिंग 28 लाख, तो यहाँ पर इसमें आते हैं पीपी में. तो ये इसका मतलब नेट अमाउंट है. ठीक है, क्योंकि
ग्रॉस कुछ और है, कॉस्ट नीचे दिया है, ठीक है। तो ग्रॉस अमाउंट जो है लैंड का कुछ नहीं, क्योंकि लैंड पे तो डिप्रिशिएशन लगता ही नहीं है, तो उसका नेट ग्रॉस बराबर है बिल्डिंग 20,50,000 और बिल्डिंग का कॉस्ट था 28,00,000। तो डिप्रिशिएशन यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो जाएगा। डिप्रिशिएशन हो जाएगा 7,50,000 माइनस करके आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 49,00,000 कॉस्ट आफ्टर डिप्रिशिएशन 36,75,000। तो डिप्रिशिएशन 305 12,25,000। फर्नीचर फिक्सचर 4,37,500 4,37,500 ग्रॉस अमाउंट माइनस 3,50,000। तो बैलेंस 7,500 87,500 87,500। तो ये टोटल डेप्रिशिएशन हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। हम लोग को तो चाहिए सिर्फ नेट अमाउंट का टोटल, जो हम लोग पीपी में लिखने वाले हैं। तो 14,20,500 यही वाला चला जाएगा। 14,00,000 20,000 20,50,000 प्लस 36,75,000 3,50,000 74,75,000 74,75,000। नोट नंबर 7 PPE 74,75,000। Trade receivable 3,80,000 are due for more than 6 months. Trade receivable. Trade receivable. Debtor outstanding for more than 6 months 3,80,000. Other debtor जो 6 मंथ से ज्यादा के लिए बाकी नहीं था। तो टोटल डेटर कितना था उसमें से, ये तो 6 मंथ्स हो जाएगा और यहाँ पर ₹14,00,000 माइनस 3,80,000 10,20,000 14,00,000। नोट नंबर 9 14,00,000। नोट नंबर 9 14,00,000। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। Bank includes 80,000 with bank schedule is not a scheduled bank and the deposit of 5,00,000 are at a period of 9 months। ठीक है, तो टोटल बैंक का ये डिटेल्स था जो कि यहाँ पर बाकी रखा था मैंने, ये रहा। कैश तो 2,10,000। अच्छा, कैश एट बैंक विथ शेड्यूल बैंक नॉट अ शेड्यूल। अच्छा 18,000। अच्छा विथ अदर जो शेड्यूल नहीं है वो 18,000। पहले यहाँ का इंफॉर्मेशन पूरा कर लेते फिर आगे जाके देखेंगे। और एक डिपॉजिट है 5,00,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स डिपॉजिट। अदर बैंक बैलेंस, बैंक में और भी कुछ बैलेंस है। बैंक डिपॉजिट फॉर 9 मंथ्स का एक डिपॉजिट है 5,00,000 का।
दिस इज अदर बैंक बैलेंस, और ये है कैश एट बैंक विथ शेड्यूल। विथ शेड्यूल लिखना पड़ेगा कितना वो देख लेंगे, और विथ अदर 18,000 यहाँ पर था। ठीक है, अब मिलेगा कहाँ, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बैंक बैलेंस का वहां से पता चल जाएगा। बैलेंस विथ बैंक टोटल 17,29,000। 17,29,000 में 18,000 विथ अदर है, तो फिर ये 17,11,000 जिसमें से 5 लाख डिपॉजिट है, तो 12,11,000। 12,11,000 जो है विथ शेड्यूल बैंक हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2,10,000, और ये ओवरऑल अमाउंट तो ये है 17,20,000, तो ये हो जाएगा 19,39,000 टोटल। 19,39,000। नोट नंबर 11। अच्छा, इसके बाद एडजस्टमेंट। Unsecured loan includes 2 lakh from a bank and 2 lakh from related parties. अच्छा, अनसिक्योर्ड लोन का जो अमाउंट था उसमें भी कुछ डिस्क्लोजर है। अनसिक्योर्ड लोन, तो लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में बैंक लोन 2 लाख, अदर पार्टीज 1 लाख। बैंक लोन 2 लाख, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज 1 लाख। टोटल अनसिक्योर्ड लोन, टोटल अनसिक्योर्ड लोन 8,47,000। 8,47,000 से 3 लाख पता चल गया, तो बाकी कितना बच रहा है 5,47,000। जिसका कोई डिटेल्स नहीं है तो उसको अदर बोल के लिख देंगे, अदर। तो ओवरऑल लोन कितना हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पर हो गया, ये दोनों टोटल करके 8,47,000 और 8,50,000। 8 लाख और 8 लाख 16 लाख, 16,50,000 और 47, 16,97,000। 16,97,000। नोट नंबर 3। $16,97,000। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या एडजस्टमेंट था। अनसिक्योर्ड लोन। अच्छा, entire amount of preliminary expenses to be written off by adjusting from opening balance of general reserve। general reserve से लेस करना है, तो पीएल को थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, 7 लाख लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ओवरऑल राइट अप हो जाएगा, और पीएल का बैलेंस जो था वो लिखना पड़ेगा। अच्छा, पीएल था 7 लाख यहाँ पर, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 93,100। 93,100। 15,49,100 minus 93,100 plus 7 lakh, 21,56,000। 21,56,000। और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई नोट्स अकाउंट्स क्लोज नहीं हुआ है, जो लिखना है ये वाला शॉर्ट टर्म बोरिंग 2 लाख। शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट नंबर 4 2 लाख। अच्छा, ट्रेड पेबल 14 लाख, नोट नंबर 5। नोट नंबर 8 5 के बाद 6 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8,16,900। प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 6।
Short-term provisions 8,16,900. Note number 7 done. Note number 8 inventories 17,50,000. Inventories note 8 17,50,000. 17,50,000. Note number 9 trade receivable. Clear. 10 short-term loans and advances 2,98,900. Short-term loans and advances. ये लिखा नहीं है, यहाँ पर नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बना लेते, इसको डी कर देते। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस 2,98,900. 2,98,900. Note number 10. Note number 10. Cash and cash equivalent 1939. 19,39,000 ये लिख लिया है। नोट नंबर 12 इंटेंजिबल एसेट 4 लाख। 12 इंटेंजिबल एसेट 4 लाख टोटल। $699,300. 21,56,000. 16,97,000. 14 to 16 lakh. 8,16,900. 1,32,62,900. मैच हो गया। हाँ मैच हो गया। 1,32,62,900. अच्छा इसमें इलास्ट्रेशन 6 तक ही था। ये एक इलास्ट्रेशन 1 किस टॉपिक पे है? ड्यू टू inadequacy of profit during the year 31st March, proposed to declare 10% dividend out of general reserve from the following particular, ascertain the amount that can be utilized from general reserve according to the company's act. अच्छा ये एक रूल्स है, वो सीखने से तो ही हम लोग ये वाला पॉइंट समझ सकते हैं। तो ठीक है, ये 2 3 4 5 6 हो गया। तो अभी हम लोग दूसरा इक्वेशन करते हैं। इलास्ट्रेशन 1 जो है वो उसका रूल्स देखना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा तब जाके होगा। 7 हो गया। ये 8 वाला देखो, इसमें भी सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाने बोला है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय अल्फा लिमिटेड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है, तो फिर पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अल्फा लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31st of March 20x1 था शायद। particulars notes
amount, equity and liability, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ये तो कोई भी क्वेश्चन में होगा इसीलिए हम बिना पढ़े ही लिख पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब इसमें क्या क्या आएगा वो तो पढ़ने से ही पता चलेगा। वैसे कॉमन चीज होता है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग आए, फिर भी देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं सोच सकते हैं। अब एक बार देख लेते क्या क्या बोला है। कॉल सीनेरियल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म एडवांस है। अच्छा, तो ट्रेड रिसीवेबल, पीएल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अनसिक्योर्ड लोन, ट्रेड पेबल, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग इसको मान सकते हैं। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है 10,000 इक्विटी शेयर इशूड कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश, ये तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल ड्यू मोर देन 6 मंथ्स, ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एसेट, बैलेंस इन लोन अकाउंट, अब कितना सिक्योर्ड है कितना अनसिक्योर्ड उसका डिटेल्स 4th नंबर पे दिया है। बैंक बैलेंस इंक्लूड्स 10,000 विद ओमेगा लिमिटेड विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक, तो वो डिस्क्लोज करना है। ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व इज प्रोपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल रिजर्व में 20,000 एड ऑन करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड 5% ऑन द पेड अप कैपिटल 2 अप्रैल 2001, जो कि ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। पॉइंट नंबर 8, बिकॉज 2 अप्रैल डिक्लेयर हो रहा है जो कि फाइनेंशियल ईयर के बाद का है, तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। पॉइंट नंबर 7 हमारा, सॉरी 6 जो है, नहीं 7 जो है वो हमारा इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग तो दिखा हमें, ठीक है। फिर करेंट लाइबिलिटी में था ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी था, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखा हम लोगों ने कि है क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म बोरिंग। और कुछ अगर होगा तो देखेंगे, और फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है। एसेट थोड़ा जगह रख दिया है, ठीक है। एसेट में नॉन करेंट एसेट, पीपीई, कोई इंटेंजिबल एसेट इस बार था नहीं। और करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज था, ट्रेड रिसीवेबल था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब कॉमन है, होता ही होता है। इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एक शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1। सबसे पहले शेयर कैपिटल ही दिया, अच्छा बात है, तो इसी का बनाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं शेयर कैपिटल। ऑथराइज नीचे कुछ दिया नहीं, नीचे बस अदर देन कैश वाला था, तो यही ऑथराइज्ड हो जाएगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 लाख, 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each, 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each, 50 लाख। issued, subscribed and called up share capital 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10। कुछ कॉल सीनेरियर वगैरह तो मुझे, हाँ शायद है, ठीक है, ये पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का 50 लाख, मैम इसमें 50,000 है, 5 lakhs, 5 100 lakhs से है। डिवाइड होगा ना, तो 2 जीरो वो कैंसिल आउट, तो 100 वन हो टू, रहा है, वो 10 ओ, each लिखा है ना। और 10 नीचे लिख दिया ना, 100, हाँ 100 होगा। और आउट ऑफ द एबव वो लिखना है, आउट ऑफ द एबव नंबर ऑफ शेयर्स जो भी आएगा देख लेंगे, हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी अभी पढ़ा, याद है तो लिख दिया, अगर याद ना रहे तो मतलब जगह रख दो, बाद में देख के लिख सकते हैं जब हम लोग एडजस्टमेंट वाले पेज में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर कॉल सीनेरियर, तो कॉल सीनेरियर, कॉल्स इन
एरियर, कॉल्सिन एरियर 5000। तो आ जाएगा आंसर पेड अप कैपिटल का, जो कि बैलेंस शीट में शो होता है। पेड अप शेयर कैपिटल 5000 लेस 30 49 5000 49,95,000। ये वैसे देखा जाए नोट पूरा बन गया, फिर भी ठीक है, इसको हम अभी क्लोज नहीं करते, एक एक क्लोज करके लिखेंगे, नहीं तो फालतू में कंफ्यूजन होगा, तो फिर कुछ ना कुछ रह जाएगा। पीपीई नोट नंबर 2, पीपीई, पीपीई लैंड एंड बिल्डिंग 27,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 26,25,000। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर 27,50,000, 26,25,000। 26,25,000। फर्नीचर 2,50,000। अब ग्रॉस है कि नेट है, वो जब फिर से एडजस्टमेंट में देखेंगे तो चेक कर लेंगे, फिलहाल इतना रहने देते हैं। नोट नंबर 3, पीपीई रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व 10,50,000, रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व 10,50,000। इसमें एडजस्टमेंट था कुछ, यहाँ से जो है हटाने के लिए बोला गया था, या फिर ट्रांसफर करने के लिए बोला गया था। ठीक है, फिर करंट ईयर का पीएल वगैरह ये सब आएगा, उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं, तो इतना जगह रख देते हैं। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, लोन स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लॉन्ग टर्म में, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 7,50,000। इसमें कुछ डिटेल्स था, तो वो डिटेल्स देख के ही हम लोग लिखेंगे, फिलहाल इतना जगह रख देते हैं, बहुत सारा पॉइंट था, अभी लिखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। नोट नंबर 5, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल 2,50,000 और ये 10,00,000, 2,50,000 और 10,00,000। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और होगा, फिर भी रखते हैं एक बार। नोट नंबर 6, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, short term provision, provision for tax 6,40,000। ट्रेड रिसीवेबल वो भी 6 मंथ्स के लिए, तो उसका भी होगा। नोट नंबर 7, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टोटल 10,00,000 है, अब उसमें एडजस्ट करके जितना आएगा, कुछ मोर देन 6 मंथ्स और कुछ नहीं है, वो लिख लेंगे, टोटल यहाँ लिख लिया एक बार। नोट नंबर 8, शॉर्ट टर्म एडवांस 2,13,500, शॉर्ट टर्म advance and loan, short term advance, short term advance 2,13,500, 2,13,500। नोट नंबर 9, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा वो तो रिजर्व सरप्लस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे लिखते हैं। 4, क्योंकि इससे कुछ ट्रांसफर भी तो होगा ना, तब जाके जनरल रिजर्व में ऐड होगा। 433,500, 433,500, तो ऐसे बीचों बीच लिखना पड़ेगा। मिडिल में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसमें भी डिस्क्लोजर है।
cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. Cash at बैंक. फिर शेड्यूल और अनशेड्यूल था, तो विथ शेड्यूल बैंक विथ अदर ऐसा था. कितना कितना अमाउंट तो मुझे याद नहीं है. और कैश इन हैंड भी है, वो लिख सकते हैं. कैश इन हैंड है 1,50,000. फिर कैश एट बैंक टोटल जो है उसमें देखना पड़ेगा. अनसिक्योर्ड लोन वो तो चला जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में 6,05,000. कुछ नहीं बोला है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग ही मानना पड़ेगा. अनसिक्योर्ड लोन 6,05,000 लॉन्ग टर्म बोरिंग. अनसिक्योर्ड लोन 6,05,000. ट्रेड पेबल 8 लाख. ट्रेड पेबल पे कुछ था नहीं एडजस्टमेंट, तो 8 लाख डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं. 8 लाख. Loans and advances from related parties. Loans and advances from related parties. Short term borrowing. Short term borrowing. Note number 10. Short term loans and advances from related party. 2 lakh. 10,000 equity share issued other than cash. क्लोज करते हैं. वो 49,95,000. नोट नंबर 1. Trade receivable 2,60,000 are due for more than 6 months. 2,60,000 due for more than 6 months. Trade receivable due for more than 6 months. Other 2,60,000. 7,40,000. Trade receivable note number 7. Trade receivable note number 7. Total 10. अच्छा. The cost of the asset building 30 lakh, plant and machinery 30, 35, 3,12,500. 30, 35, 30, 35, 3,12,500. Net gross depreciation 2,50,000. 26,25,000. 8,75,000. 3,12,000 minus 2,50,000. 62. हम लोग को तो ये वाला चाहिए. 27 लाख प्लस 26 लाख 53 लाख. 53 और 2 55 लाख. 55 और 56,25,000. PPE note number 2 56,25,000. 56,25,000. The balance of 7,50,000 in the loan account with State Finance Corporation, मतलब long term borrowing. Secured term
लोन secured because hypothecation था ये देखो 7,15,000 the loan account with State Finance Corporation is inclusive of 37,500 for interest accrued but not due. The loan is secured by hypothecation of plant and machinery. So secured term loan with State Financial Corporation. State Financial Corporation 7,50,000 minus interest amount. Interest अलग जगह पे दिखता है फाइनेंस कॉस्ट पे, तो ये ड्यू एक्रूड है बट नॉट ड्यू, क्योंकि अभी हो सकता है कि जब लोन का इंटरेस्ट पे का टाइम आ रहा है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग कर रहा है, इसी वजह से एक्रू तो हो गया है। ठीक है, जैसे कि ये पहले भी एक एडजस्टमेंट आया था तो एक बार हम बता देते हैं 1 Jan to 31 December फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर जिसने लोन लिया है यहाँ खत्म होता है, बट मान लो कि लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है 6 June को फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यू होगा इस डेट पे, बट इस फाइनेंशियल ईयर में जितना समय हो रहा है उतने में एक्रू होगा, तो वो मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में दिखाना होता है, उसको बोलते हैं एक्रूड बट नॉट ड्यू। ठीक है, तो 7,50,000 में इंटरेस्ट का इन अमाउंट इंक्लूडेड है, तो फिर बोरोइंग से वो हटाना पड़ेगा, बिकॉज बोरोइंग मीन्स ओनली बोरोइंग वैल्यू। 7,12,500 secured by hypothecation of plant and machinery. Unsecured loan 6,05,000 इस साइड में ट्रांसफर कर दिया, काफी दूर है ये वाला, तो टोटल हो जाएगा 500, 5 2 7 13,17,500। 4 नोट नंबर 13,17,500, तो 7,50,000 था अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखा जाए ये वाला, और कुछ था भी नहीं कि माइनस करके लिखना पड़े। बैंक बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 10,000 विद ओमेगा लिमिटेड नॉट अ शेड्यूल बैंक 10,000। कैश एट बैंक विथ शेड्यूल बैंक विथ अदर 10,000। अच्छा, और ओमेगा लिमिटेड बैंक नेम, और विथ शेड्यूल remaining amount 12,35,000 minus 10,000, तो 12,25,000। 12,35,000 12 और 1 मतलब 13,85,000। नोट नंबर 9 13,85,000। ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व इज प्रोपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जनरल रिजर्व से 20,000, जनरल रिजर्व में 20,000 ट्रांसफर करना है, तो जनरल रिजर्व पे ऐड करना पड़ेगा 20,000, तो ऐड करेंट ईयर ट्रांसफर 20,000, यहाँ से लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो पीएल से होगा, तो यहाँ से 20,000 ट्रांसफर होगा, वहां पर जाके 20,000 ऐड होगा, तो जनरल रिजर्व का नया बैलेंस आ जाएगा 10,70,000, और ये कम होके हो जाएगा 4,13,500। 10,83,500 नोट नंबर 3। बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला हमें नोट दे देना है। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अब बाकी क्लोज करते हुए जाएंगे, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज। अच्छा, इन्वेंट्री 12,50,000 नोट नंबर 5 इन्वेंट्री। शॉर्ट टर्म एडवांस 2,13,500 नोट नंबर 8।
Note 9. Short-term borrowing 2 lakh. Note 10. Short-term provision. 6 lakh 40. Note number 6. 6 lakh 40. Total 6 plus 2, 8, 8 or 8, 16 lakh 40 plus 13, 17, 500 plus 49, 95 plus 14, 83, 500. 94, 36. 94, 73, 500 होना चाहिए, क्या नहीं लिखा? 49,95,000, 14,83,500, 13, 17, 500, 8 lakh, 6 lakh 40, 2 lakh. ओ इंटरेस्ट जो है वो नहीं लिखा ना, जो एक्रूड हुआ था वो छूट गया, वो बोला भी बट भूल गया लिखना। नोट नंबर 11, अदर करेंट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। तो ये जितना अमाउंट है वो हम लोग का पीएल में भी जाएगा अगर पीएल बनाना होता, और जो है ये हम लोग का बैलेंस शीट जो है उसमें भी अदर करेंट लाइबिलिटी बोल के जाएगा। 37,500। नोट 11। $94, 73, 500। 56, 25, 10, 12, 22, 50, 13, 85, 2 lakh 13, हाँ टैली हो गया। 94, 73, 500, 94, 73, 500। ठीक है, तो मैच तो हो गया। अब हम लोग का बाकी है 9, 10। बस 9, 10 और इलास्ट्रेशन 1। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 प्रैक्टिकल, इलास्ट्रेशन 1 और बाकी कुछ प्रैक्टिकल, बाकी कुछ एमसीक्यूज शायद बाकी है, एक कुछ और क्वेश्चन है 6th नंबर, वो एडजस्टमेंट कहाँ का जाएगा वो बाकी, मेन यही 3 क्वेश्चन बाकी। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। ओके, थैंक यू। बाय। बाय।